काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि मलेशिया के अंदर जो हैं वो जॉब्स हैं या नहीं हैं, और अक्सर लोगों का ये भी सवाल आया होता है कि वो पाकिस्तान से मलेशिया मूव करना चाहते हैं और वो यहाँ पर आकर जॉब करना चाहते हैं या फिर अपनी एक नई लाइफ है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अक्सर सवाल आते रहते हैं भाई कि हम जॉब किस तरीके से ढूंढ सकते हैं या हम किस तरीके से मूव कर सकते हैं, या आप लोग किस तरीके से यहाँ से आप मूव किए, क्या तरीक़ाकार था, कितने ख़र्चा हुआ, क्या प्रोसेस था, आपने कौन सा एजेंट ढूंढा, ये इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। कुछ लोगों का वैसे अक्सर सवाल आए होते हैं, कुछ लोगों के कमेंट्स आए होते हैं यूट्यूब के ऊपर, या फिर कुछ लोग टिकटॉक या इंस्टाग्राम के ऊपर भी कमेंट्स करते रहते हैं और उसके अंदर बताते रहते हैं या पूछते रहते हैं। उनका यही सवाल होता है कि किस तरीके से वो ये सारा प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल आया है कि क्या बैंकिंग सेक्टर्स में जॉब मिल जाती हैं? तो भाई सबसे पहली बात आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जितने भी सेक्टर्स हैं ना, जॉब्स आपको मिल जाएंगी, वो उसका इशू नहीं है। लेकिन आजकल ना एक नई पॉलिसी आई है, गवर्नमेंट ने एक रूल चेंज किया है, वो है एक्सपैट्स का। उस रूल के अंदर क्या है कि पहले क्राइटेरिया मुख्तलिफ था जॉब्स के लिए, जो फॉरनर्स थे उनको बुलाने का। अब क्राइटेरिया ज़रा सा इन्होंने टाइट कर दिया। उसकी रीज़न क्या है कि अब ये लोग प्रेफर कर रहे हैं कि जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, जो लोकल टैलेंट है, वो उसी को जॉब्स दें। तो उस क्राइटेरिया के बाद काफ़ी मुश्किल हो गया कि फ़ॉरनर्स को ये बुलाएं। लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है या किसी कंपनी को ऐसे लोगों की ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली वो बुलाते हैं। लेकिन अगर पहले इस चीज़ का चांस 50% था, तो अब ये आप समझ लो कि 50 से वो चांस 10% पे आ गया हुआ है। रही बात बैंकिंग सेक्टर्स में जॉब्स की, तो भाई अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं तो अगर आपकी कोई हाई एंड लेवल के मैनेजर या फिर कोई हाई एंड लेवल की आपको समझ लें कि कोई आईटी रिलेटेड कोई आपकी कोई ऐसी फील्ड है जिसमें आपकी स्किल बहुत हाई लेवल की, अगर आपकी स्किल कोई इस टाइप की है, समझ लें कि जैसे यहाँ पर जो लोग हैं उनसे वो काम नहीं हो सकता, या फिर जो यहाँ पर इनको बड़ी मुश्किल से वो बंदा मिल सकता है, तो फिर डेफिनेटली आपको हायर करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैश काउंटर वाला है या फिर जो नॉर्मल कस्टमर सपोर्ट वाला है, या फिर आपका कोई इस तरह का एक्सपीरियंस है जो बिल्कुल नॉर्मल एक आम इंसान है जो कोई भी कर सकता है, या फिर उसमें ज़रा सी मामूली सी स्किल रिक्वायर्ड होती है, तो फिर समझ लो कि फिर आपका उस चीज़ के लिए आना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं रहेगा और बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। जॉब मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है वो वीज़ा सपोर्ट है। मोस्टली यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं, या जो भी इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी, वो भी जो हैं वो जो जॉब्स हैं वो ऑफ़र तो करती हैं, लेकिन उनका मेन मसला वीज़ा सपोर्ट का है, गवर्नमेंट वीज़ा अलाउ करे या ना करे, और उनके पास एक स्पेसिफिक कोटा होता है, उस कोटा के अंदर रह के फिर वो कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल आया है, वो ये है कि एक सिंगल खातून है जो कि तकरीबन उनका महीने का जो है, अगर उनकी मैं बात करूँ, उनका जो महीने की कहीं से अगर उनकी कोई जॉब लगी है तो उनका कोई 2000 रिंगिट का है वो ख़र्चा है, तो वो पूछना चाह रही हैं कि क्या 2000 रिंगिट के अंदर गुजारा हो सकता है या नहीं। तो अगर एक कोई सिंगल आदमी है या खातून है, कोई भी है, 2000 रिंगिट के अंदर खींचतान के गुजारा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर रहने सहने की बात की जाए ना, तो लोग रहने सहने का क्या तरीका इख्तियार करते हैं, या तो वो एक घर ले लेते हैं, प्रॉपर्ली एक अपार्टमेंट ले लेते हैं, कॉन्डो भी उसे कहते हैं, उसका भी डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में रहते हैं या किस जगह पर लेते हैं या कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं, तो वो मुख्तलिफ उसके रेट्स होते हैं। मिनिमम आपको 1000 से शुरू होकर मैक्सिमम फिर ज़ाहिर है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। इसी तरह अगर कोई सिंगल जो है वो अकेला उसमें नहीं रहना चाह रहा, वो शेयरिंग पे रहना चाह रहा है, तो ऐसा भी होता है कि मुख्तलिफ एक घर को मुख्तलिफ लोगों ने शेयर करके उसका रेंट लिया हुआ होता है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, रूम अलग से ले सकते हैं, इसके अलावा इवन रूम भी शेयरिंग पे मिल जाता है। तो वो आई थिंक अगर उसकी भी बात करूँ तो खींचतान के गुजारा करो तो 300-400 आप रेंट लगा लो, 500 रेंट लगा लो अगर शेयरिंग पे हो। और इसी तरह अगर आपकी ग्रॉसरीज हो, 400-500 ग्रॉसरीज़ में लगा लो, या थोड़ा सा कम कर लो, थोड़ा ज़्यादा कर लो, बाहर से खाते हो, ट्रैवलिंग के 200-300 महीने का लगा लो। तो इसी तरह करते कराते आपको बचना कुछ नहीं है, ये है कि आप सर्वाइव कर लोगे यहाँ पर, लेकिन 2000 में बचना, सेव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक और भाई साहब कहते हैं कि आई हैव ट्राइड हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज एंड जॉब्स, नॉट इवन अ सिंगल कंपनी इज़ विलिंग टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट पास, वर्क वीज़ा, ओनली इफ़ यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन मलेशिया देन पॉसिबल। तो यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर तो आप ऑलरेडी मलेशिया के अंदर हैं तब भी आपको इवन आजकल के हालात के मुताबिक जॉब मिलना मुश्किल है, अनटिल अनलेस कि आपके पास यहाँ के लिविंग जो हैं वो आपके पास यहाँ पे रहने के राइट्स हों, लिविंग राइट्स हों, आपके पास कोई ऐसा वीज़ा हो जिसके ऊपर आपको काम करना अलाउ हो, तो फिर डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ जहाँ पर वीज़ा सपोर्ट की बात है या स्पॉन्सरशिप की बात है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक और साहब ने जो है वो कमेंट किया हुआ है, वो लिख रहे हैं कि उनकी वाइफ जो है उन्होंने यहाँ पर मास्टर्स के लिए स्टडी के लिए वो आना चाह रहे हैं, उनकी आई थिंक कोई मैनेजमेंट में कोई रिसर्च टाइप डिग्री है उसके लिए वो आना चाह रहे हैं, तो ज़रूर आएँ। और यही हो सकता है, अगर आपकी वाइफ मास्टर्स वाली उस फील्ड के अंदर स्टडी के लिए आ रही हैं तो फिर उसका ये होगा कि आप उसके डिपेंडेंट के तौर पर यहाँ पर आओगे, और आपका बच्चा भी है वो भी डिपेंडेंट के तौर पर आएगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मसला है ना, जैसे आपको यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर या बाकी जो बाहर की दुनिया है, वहाँ में ये होता है कि डिपेंडेंट पास पे आप कोई भी काम कर सकते हो, आप जॉब आपको अलाउ है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास डिपेंडेंट पास है
तो आपको यहाँ पर जॉब अलाउ नहीं है। तो फिर अगर तो आपके पास सेविंग्स हैं या आपके पास कोई ऐसा यहाँ पर रहने को, सर्वाइव करने को कोई ऐसी इनकम की स्ट्रीम है कि आपको इशू नहीं होगा, तो फिर डेफिनेटली आपको यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप उनके साथ एज अ डिपेंडेंट आएंगे और यहाँ पर आकर जॉब करेंगे, काम करेंगे, तो भाई फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर यहाँ पर आपको जो है वो नौकरी मिलना मुश्किल है और आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक और कमेंट है कि कौन सा इलाका जो है वो रहने के लिए और काम करने के लिए बेहतर है। तो यहाँ का जो सबसे मेन सिटी है वो तो कोलमपुर ही है। इसके अलावा भी जो बाकी दीगर शहर हैं वहाँ पर भी लोग जाते हैं और वहाँ पर भी काम करने के मौके मौजूद होते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर है वो केल ही है, क्योंकि यहीं पर सारी की सारी बड़ी कंपनीज़ हैं और यहीं पर रहने के लिए सहूलियात भी ज़्यादा हैं और रहने के लिए आपको समझ लें कि हर चीज़ आपके डोर स्टेप के ऊपर यहाँ पर मिल जाती है। अच्छा, एक और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है वो कि ये कि आपकी वाइफ ने हेल्थ मिनिस्ट्री से जो है वो डिग्री क्यों टेस्ट कराई है। तो भाई ये हमारा एक अलमी है और बड़ा सीन ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपको लेट्स है कि कहीं भी आपने बाहर जाना है तो आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको टेस्ट कराने पड़ते हैं। फजूल वही जिस यूनिवर्सिटी ने आपको डिग्री दी हुई होती है वो ऑलरेडी सारे इन इदारों के साथ अटेस्टेड होती है, लेकिन फिर भी हमारा कानून ऐसा है, आई थिंक जितने भी इदारे हैं वो पैसे कमाने के लिए शायद ये करते हैं कि आपको HEC से अलग करानी पड़ती है, मोफा से अलग करानी पड़ती है। अगर हेल्थ रिलेटेड किसी फील्ड के अंदर आपकी डिग्री है तो हेल्थ मिनिस्ट्री से करानी पड़ती है। मतलब ये फजूल चीज़ एक लेयर्स हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो अगर आपकी भी हेल्थ की डिग्री है तो डेफिनेटली आपको भी ये सब लांझे जो है करने पड़ेंगे। काफ़ी लोगों का ये सवाल भी आता है, वो ये समझते हैं कि हम जब मलेशिया में आएंगे, यहाँ पर नौकरी चौकरी करेंगे तो 4-5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद उनको जो है यहाँ की PR मिल जाएगी और फिर यहाँ पर जो है वो यहाँ के पासपोर्ट होल्डर हो जाएंगे और फिर जी मुंडा बारदा हो जाती। ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई, यहाँ पर आपको ऐसा कोई पासपोर्ट शासपोर्ट PR CR वाला कोई चक्कर नहीं है, नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। कोई रेयर चांस होता है, 0.0001% तक का चांस है, उसमें अगर आपको मिल जाए तो वो एक अलग बात है। लेकिन बाकी जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है ये। इवन जहाँ पर जो लोग लोकल से शादियाँ करते हैं उनका भी कोई लाइक परमानेंट रेजिडेंसी वाला चक्कर होता है, लेकिन बहुत मुश्किल से जाके, बहुत पेचीदा सिस्टम है, तब जाकर उनको मिलता है। बाकी अगर हाँ, जॉब्स यहाँ पर मिलना पहले बड़ी आसानी से मिल जाती थी और बड़ी लाइक आसानी से यहाँ पर सारी चीज़ें हैंडल हो जाती थी, लेकिन अभी चूँकि एक अचानक से पूरी दुनिया के अंदर ये एक रिसेशन वाला पीरियड आया हुआ है, तो उसके दौरान जॉब मिलना तो मुश्किल है। ये गवर्नमेंट ने भी पॉलिसीज़ काफ़ी सारी सख्त कर दी हैं। पहले जहाँ पर अगर आपको कोई जॉब आसानी से मिल जाती थी या ज़रा सी मुश्किल से मिल जाती थी, तो अब वो ज़रा और मुश्किल हो गई है। और अभी ये जो जून में नया पॉलिसी आई है उसके तक तो ज़्यादा ही मुश्किल हो गई है। तो अब समझ लो कि जहाँ पर पहले 80% चांस होता था, अब वो 5 to 6% रह गया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं उनको आपके वीज़ा के लिए अलग पैसे देने पड़ते हैं, वो प्रोसेसिंग के लिए अलग देने पड़ते हैं। तो वो प्रेफर यही करते हैं, उसमें टाइम अलग लग जाता है, तो प्रेफर वो यही करते हैं कि यहाँ का जो लोकल बंदा हो वो उसको रख लें और उसी से काम चलाएँ। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई हमने जॉब अप्लाई करनी है तो वो कैसे करें। तो डेफिनेटली आप डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, जैसे लिंक्डइन वगैरह, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक जॉब स्ट्रीट ऐप है, वहाँ से कर सकते हैं। और ऑनलाइन जितने भी पोर्टल्स हैं मुख्तलिफ, वहाँ पर आप जॉब सर्च वगैरह करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तो आपकी बहुत हाई लेवल की स्किल है तो फिर डेफिनेटली आपके लिए आसानी हो सकती है, और ऐसी स्किल जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो फिर ज़ाहिर है फिर मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी स्किल है जिसका लाइक मुतबादिल मिलना बड़ी आसानी से कहीं भी मिल जाता है, तो फिर आपके लिए अप्लाई करना या इस तरह से जो है मामलात को आगे बढ़ाना मेरे ख्याल से वो मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपना टाइम भी ज़ाया करेंगे और एनर्जी भी ज़ाया करेंगे। लेकिन वही बात है कि किस्मत से मिल जाता है, तो अगर आपकी किस्मत हुई तो फिर डेफिनेटली मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो ये भी स्कीम लगाते हैं, अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो यहाँ पर शॉर्ट डिप्लोमा के लिए आ जाते हैं, या फिर वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर किसी मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हैं, समटाइम्स बैचलर्स के प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। और उनके माइंड में भी यही होता है कि हम चूँकि वहाँ पर ये पढ़ाई के लिए जा रहे हैं और जैसे ही हमारी पढ़ाई, या तो पढ़ाई के दौरान भी हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम जो है नौकरियाँ शौकरियाँ कर लेंगे, या पढ़ाई ख़त्म होते ही यहाँ पर हम नौकरी करके स्लिप हो जाएंगे या कुछ ऐसा वैसा होगा। तो भाई लिटरली ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है, बड़ा मुश्किल हो गया ये सब कुछ। पढ़ाई के दौरान भी अगर आप बैचलर्स या उससे नीचे वाले प्रोग्राम्स के अंदर यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आपको बिल्कुल काम करने की इजाज़त नहीं है, आपके वीज़ा के ऊपर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि अगर आप मास्टर्स के प्रोग्राम में आते हैं या PhD के रिलेटेड प्रोग्राम्स में आते हैं तो फिर आपको जॉब्स की इजाज़त है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड, एक उसके ऊपर भी काफ़ी सारी कंडीशंस और काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उन रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस को फॉलो करके तब आप जो है वो वाली जॉब कर सकते हैं। तो वो आपको वो देखनी पड़ेंगी कि अगर आप उस चीज़ के अंदर आ रहे हैं। लेकिन अगर हाँ, अगर वीज़ा के ऊपर आपके साथ कोई डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट आपका बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। यहाँ पर स्ट्रिक्टली इस चीज़ को यहाँ पर जो है वो मना किया गया है कि डिपेंडेंट को किसी भी किस्म की जॉब या पैसे कमाने वाला जो काम है वो नहीं कर सकते। अच्छा, एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि अगर आप विज़िट वीज़ा के ऊपर आते हैं और विज़िट वीज़ा के ऊपर आकर यहाँ पर आप जी नौकरी ढूंढ के आप काम पे लग जाएंगे, यहाँ पर उसको वर्क वीज़ा में चेंज करा लेंगे, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर वर्क वीज़ा लगवाने के लिए एग्ज़िट और
एग्ज़िट करना और फिर वापस एंट्री करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स से कि अगर आप विज़िट वीज़ा के ऊपर यहाँ पर आते हैं, 30 दिन के अंदर आप जॉब ढूंढ लेते हैं, तो फिर आपको यहाँ से एग्ज़िट करके वापस जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर आपका वीज़ा पाकिस्तान में लगेगा, पाकिस्तान में आपका वीज़ा लगेगा और उसके बाद आप इधर आएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पर आएंगे आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल, अगर किसी एजेंट ने आपको कहा है कि वो ये लगवा देगा तो उसने बिल्कुल झूठ बोला है, और अगर आपके किसी जानने वाले को इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसने आपको बताया, तो फिर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको हर सूरत में आपका जो विज़िट वीज़ा है वो यहाँ पर किसी भी सूरत में वर्क वीज़ा में चेंज नहीं हो सकता। तो आपको यही करना पड़ेगा कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो पाकिस्तान से आप यहाँ का वर्क वीज़ा लगवा कर आएंगे, तब आपका काम बनेगा। अदरवाइज़ वर्क वीज़ा जो है, एक दफ़ा फिर से मैं बता दूं कि विज़िट वीज़ा जो है वो आपका वर्क वीज़ा में चेंज नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ एक और आती है कि यहाँ का विज़िट वीज़ा हम पाकिस्तानियों के लिए 30 दिन का लगता है और 30 दिन के बाद आप उसको मज़ीद 30 दिन एक्सटेंड करा सकते हैं, तो 2 महीने यहाँ पर आप रह सकते हैं। लेकिन वो जो दूसरा वाला एक्सटेंशन है, वो उस एक्सटेंशन के लिए आपको इमिग्रेशन को प्रॉपर रीज़न देनी है कि आप उसको क्यों एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं। तो उसके बाद फिर जो है वो आप एक्सटेंड करेंगे और फिर आपका जो है 1 महीना और आप रह सकते हैं। लेकिन वही बात है कि इन 2 महीने के अंदर विज़िट के ऊपर आप यहाँ पर कोई जॉब नहीं कर सकते, कोई कारोबार नहीं कर सकते, कोई ऐसा आप सोर्स ऑफ इनकम वाला चीज़ जो है वो नहीं कर सकते। तो विज़िट का प्योरली जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ विज़िट, घूमना फिरना और ये सब कुछ ही है। उसमें आप कोई कमाई शमाई वाले जो तरीक़ाकार है ना, वो आप नहीं कर सकते। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और लाजमी कीजिएगा। हमें टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए आप हमें यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर टेस्ट टेल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम नेक्स्ट और वीडियोज़ भी बनाएंगे और उसके अंदर आपको सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो मज़ीद आपको प्रोवाइड करेंगे। तो टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।